मेरे 12th नीट एंड जेईई के बच्चों, आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स शेयर कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, कोवलेंट कंपाउंड की रिएक्शन स्लो क्यों होती हैं, तो आप ये बताएंगे कि कोवलेंट कंपाउंड में कोई भी केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। इस बॉन्ड बनने और टूटने में टाइम लगता है, इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड की रिएक्शन स्लो होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कोई रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, और एग्जैक्ट डेफिनेशन हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे। तो केमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड है या रेट है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, सरफेस एरिया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। टेम्परेचर में अपन यह देख सकते हैं कि कम टेम्परेचर पर रेट स्लो होती है, हाई टेम्परेचर पर रेट फास्ट होती है। जैसे आप पानी में चीनी घोलते हो, शुरू में चीनी कम घुलती है, लेकिन अगर हम पानी को गर्म कर देते हैं तो चीनी या शुगर ज़्यादा घुलती है। तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादातर रिएक्शंस की रेट बढ़ती है। प्रेशर पे भी रेट डिपेंड करती है, कम प्रेशर है या ज़्यादा प्रेशर है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगी। ये हम आगे आपको बताएंगे कि प्रेशर, ये आपने 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्रेशर पर रेट कैसे डिपेंड करती है। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम हमेशा कम मोल्स की तरफ शिफ्ट होता है, यानी जिधर मोल्स कम है, तो यानी फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। कैटलिस्ट ये ऐसा सब्सटेंस है जो खुद तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केमिकल रिएक्शन के एंड में विदाउट चेंज इन कंपोजिशन मिलता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन की रेट को ऑल्टर कर सकता है, यानी कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। कुछ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, उनको तो हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और कुछ रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। एक है प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस तुमने पढ़ा हुआ है। ग्रीन प्लांट्स में लीव्स जो हैं उनमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेते हैं और ज़मीन से वो पानी लेते हैं। पानी और CO2 से वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है। इसी तरह एल्केन्स की रिएक्शन तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो लाइट की प्रेजेंस से भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा होती है। जैसे आप मिश्री लेते हो या शुगर के मोटे मोटे क्रिस्टल लेते हो, वो पानी में धीरे घुलेंगे, और अगर आप उनके बारीक टुकड़े कर लेते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाने से वो जल्दी घुलेंगे। अब है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पॉलर भी हो सकता है, नॉन पॉलर भी हो सकता है। तुमने 11th में SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो मेरे हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में हमने SN1 SN2 दोनों की मैकेनिज्म आप लोगों के से शेयर कर रखी है, आप वो वीडियो देख लेना। तो SN1 का मतलब है यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पॉलर सॉल्वेंट में फास्ट होती है, और SN2 रिएक्शन नॉन पॉलर सॉल्वेंट में फास्ट होती है। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा हो तो मॉलिक्यूल्स और आयंस की जो रेट मूवमेंट की स्पीड है वो कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तो जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है
उन सॉल्वेंट में रेट कम होती है और जिनकी विस्कोसिटी कम है उनमें रेट ज़्यादा होती है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अलग अलग रिएक्टेंट होने पर रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग रिएक्टेंट में अलग अलग बॉन्ड टूटते हैं। किसी में सिंगल बॉन्ड टूटता है, किसी में डबल बॉन्ड टूटता है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, किसी में बॉन्ड लेंथ कम होती है, किसी में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो इस तरह से अलग अलग रिएक्टेंट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होती है। तो ये हमने आपको फैक्टर्स बताए हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कैटलिस्ट क्या है, तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कैटलिस्ट के लिए ये डेफिनेशन देते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, जबकि कैटलिस्ट के लिए आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या देनी है कि सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। ये पॉजिटिव कैटलिस्ट भी हो सकते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट भी। पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन से होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है कैटालिटिक प्रमोटर क्या है। कैटालिटिक प्रमोटर मतलब जो कैटलिस्ट को प्रमोट करता है, यानी कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है उसे हम कहते हैं कैटालिटिक प्रमोटर। एक है कैटालिटिक पॉइजन क्या है, यानी ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के लिए जहर का काम करता है, पॉइजन का काम करता है, यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है, उसे हम कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन। अब है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहो तो आप कैसे लिखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज लो या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज लो अपॉन चेंज इन टाइम, यानी यूनिट टाइम में जितना कंसंट्रेशन में चेंज होगा उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यूनिट टाइम यानी डेल्टा टी को 1 ले लो, 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर। तो 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जितना चेंज होता है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए हमने प्लस माइनस क्यों लगाया। प्लस से आप याद रख लो प्रोडक्ट और माइनस से याद रख लो रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो लगातार बढ़ती है, इसीलिए चेंज इन कंसंट्रेशन पॉजिटिव आएगा और ये भी प्लस साइन लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव रहेगी। लेकिन रिएक्टेंट लगातार कम होते हैं, रिएक्टेंट काम में आ जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज नेगेटिव होता है और रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज नेगेटिव आता है और आगे हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो प्लस साइन लगेगा प्रोडक्ट के साथ, माइनस साइन लगेगा रिएक्टेंट के साथ, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। डेल सी कैसे निकालते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन यानी C2 माइनस C1, और डेल्टा टी कैसे निकालते हैं, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम यानी T2 माइनस T1। ये तो है फाइनाइट चेंज, इसके लिए ये तो एवरेज रेट आई क्योंकि हमने चेंज ज़्यादा लिया है। अगर हम स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ले लें, स्मॉल चेंज इन टाइम ले लें, यानी DC अपॉन DT लिखें, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा, यानी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट होगी। तो ये तो एवरेज रेट लिखने का तरीका है। इंस्टेंटेनियस रेट में हम स्मॉल DC और नीचे स्मॉल DT लिखेंगे, और इंस्टेंटेनियस रेट तो हो गया किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट, और एवरेज रेट हो गया किसी टाइम इंटरवल में रेट, T1 से T2 के बीच रेट। अब है एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड कितना होता है, ये भी पूछा जाता है। ये या तो फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं कि प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है, तो ये होता है 1। ये आपके केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी आता है और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी आता है,
और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। देखिए, हमने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का ये फार्मूला बताया था, डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल टी का मतलब है चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे तो कंसंट्रेशन की यूनिट है और यहाँ टाइम की यूनिट है। तो कंसंट्रेशन तो लेते हैं मोल लीटर इनवर्स और टाइम लेते हैं सेकंड, तो नीचे टाइम है इसलिए सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो आप लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या मोल पर लीटर पर सेकंड। लेकिन गैसियस रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैस हो तो हम कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। तो कंसंट्रेशन की जो ये यूनिट यूज की हुई है मोल पर लीटर, इसकी जगह हम ले लेंगे एटमॉस्फेयर। तो ये एटीएम लिखने का मतलब है एटमॉस्फेयर। तो गैस अगर गैसेस वाली रिएक्शन है तो यूनिट होगी एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक मेन तरीका हम आपको बता रहे हैं। कोई रिएक्शन अगर आपके पास है, आपसे कहा जाए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो रिएक्टेंट के साथ तो आप लेना माइनस साइन, प्रोडक्ट के साथ लेना प्लस साइन। ये लेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मरकरी अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो जाएगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो हमने स्मॉल चेंज लिए हैं तभी स्मॉल डी लगाया है, लेकिन अगर फाइनाइट चेंज लें तो स्मॉल डी की जगह हम डेल्टा लगा सकते हैं। पर ये याद रखना, रिएक्टेंट में माइनस साइन लगेगा, प्रोडक्ट में प्लस साइन। अब ये रिएक्शन तो ऐसी थी जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका 1 है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का होता है रिएक्टेंट से पहले या प्रोडक्ट से पहले नंबर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 नंबर माना जाएगा क्योंकि 1 अंडरस्टूड है, लिखते नहीं है, मान लेते हैं कि ये 1 मोल मर्करी है, ये 1 मोल क्लोरीन है, ये 1 मोल मर्क्यूरी क्लोराइड है। अब अगर ये रिएक्शन है 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2, ये गैसेस हैं और HI के 2 मोल हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन का 1-1 मोल है। अगर अपन वैसे देखते हैं तो अपन ये देखेंगे कि HI के जब 2 मोल कंज्यूम हुए उतनी देर में हाइड्रोजन का 1 मोल बना, आयोडीन का 1 मोल बना। इसका मतलब HI की रेट तो डबल है, आयोडीन और हाइड्रोजन की रेट इससे आधी है। लेकिन एक आसान तरीका है इनकी रेट लिखने का कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रिएक्टेंट में हम माइनस साइन लगाएंगे और जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 अपॉन लग जाएगा। जैसे यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो ये हो जाएगा 1/2 और डेल HI अपॉन डेल टी। बड़े ब्रैकेट में HI लिखने का मतलब है कि HI की कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों प्रोडक्ट हैं, इन दोनों के लिए हम प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे डेल H2 यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डेल्टा टी। यहाँ लिखेंगे डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा जो डेल्टा लिख के ब्रैकेट में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट वाले में माइनस साइन लगेगा, प्रोडक्ट वाले में प्लस साइन लगेगा। जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो नीचे लग जाएगा, इसमें 2 है 2 लगेगा, इनमें 1-1 है तो 1-1 लगता ही नहीं है, अंडरस्टूड है। अब हम एक एग्जांपल और बता रहे हैं, जैसे ये है 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। इसका कई बार तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये बनाएंगे, इसमें लिखेंगे माइनस क्योंकि ये रिएक्टेंट है और हाफ क्योंकि 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो लिखेंगे माइनस हाफ डेल N2O5 अपॉन डेल टी। इन दोनों में प्लस साइन लगेगा क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट हैं और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है तो हम लिखेंगे 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी और उसमें लिखेंगे 1/1, 1 लिखते नहीं है, डेल O2 अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन कैसे आते हैं, कई बार रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है और वो आपसे कहेगा N2O5 के डिसअपियर होने की रेट निकालो। तो आप N2O5 के डिसअपियर होने की रेट निकालोगे माइनस डेल N2O5 अपॉन डेल्टा टी, तो ये 2 इधर आ जाएगा, यानी N2O5 के डिसअपियर होने की रेट उस रेट का डबल होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि NO2 के अपीयर होने की रेट निकालो, तो NO2 के अपीयर होने की रेट होगी डेल NO2 अपॉन डेल्टा टी और ये 4 इधर आ जाएगा, मतलब 4 इंटू एवरेज रेट या 4 इंटू रेट। और O2 के अपीयर होने की रेट होगी इस रेट के बराबर। और ये रेट आप कैसे निकालोगे, आपके बुक में न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है कि N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है और टाइम इंटरवल दे रखा है। तो आप क्या करोगे, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस करना तो चेंज इन कंसंट्रेशन आ जाएगा और चेंज इन टाइम आपको दे रखा है
तो पहले तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम करके। पर कैसे निकलेगा? N2O5 की कंसंट्रेशन दे रखी है तो वो N2O5 की कंसंट्रेशन में चेंज यहाँ लिखोगे, टाइम में चेंज यहाँ लिखोगे, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, तो इससे रेट आ जाएगी। तो आप रेट कैसे निकालोगे? N2O5 की कंसंट्रेशन में चेंज लेना, नीचे टाइम में चेंज लेना, टाइम सेकंड में लेते हैं अक्सर, और ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना। जब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, फिर आप NO2 के अपीयर होने की रेट निकाल सकते हो, 4 को इधर ले आओ, O2 के अपीयर होने की रेट निकाल सकते हो, 1 को इधर ले आओ, और N2O5 के गायब होने की रेट निकाल सकते हो, तो 2 इधर आ जाएगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तो अलग निकलता है और इनके गायब होने की रेट, प्रोडक्ट के अपीयर होने की रेट, वो अलग निकलवाते हैं। तो इस तरह से आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना। आपके न्यूमेरिकल भी अगर आप कोई करना चाहते हो तो मैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल करके आपको बता दूंगी, वरना मैंने न्यूमेरिकल करने का तरीका आपको बता दिया है। तो जो भी डाउट है या जो आप चाहते हो आप कमेंट में लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आगे और वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।